नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिक क्वेश्चन पर। कल हमने जैव प्रक्रम के बारे में कुछ जान लिया था और आज हम पढ़ते हैं जैव प्रक्रम के अगला टॉपिक यानी पार्ट 6 का अगला टॉपिक। यह नंबर यानी कि यह पार्ट 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का आता है। आज हम पढ़ते हैं श्वसन के बारे में। किसके बारे में? श्वसन के बारे में। जहां हमने कल वीडियो छोड़ी थी वहीं से आई वीडियो स्टार्ट हो रही है। श्वसन, देखिए दोस्तों, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब मानव पाचन में यानी मानव पोषण में हमने भोजन ग्रहण किया था तो उसके पाचन की क्रिया तो हो गई थी, परंतु उससे जो उत्पन्न ऊर्जा हुई है वो क्या जाएगी? तो देखिए कैसे जाती है इसमें कि श्वसन क्रिया यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ये भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? भोजन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। परंतु क्या करते हैं, इनके विघटन करने के लिए, किनके? कार्बोहाइड्रेट यानी खाद्य पदार्थों को लिए, खाद्य पदार्थों का विघटन यानी कि कार्बोहाइड्रेट या भोजन का विघटन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है। किसकी? ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है। इसे क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन के रूप में ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेटों को विघटन करने के लिए ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीकरण की आवश्यकता होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, श्वसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है वायवीय श्वसन। कितना? वायवीय श्वसन। और नंबर दो होता है हमारा अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखिए दोस्तों, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय, यानी कि सबसे पहले आता है हमारा वायवीय श्वसन। कि वायवीय श्वसन उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तथा यह प्राणियों व जंतुओं में होता है। किसमें होता है? प्राणियों व पादपों में होता है। किसमें होता है? प्राणियों व पादपों में यह होता है। ओके दोस्तों, और क्या होता है इसमें? ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज का एक अणु। किसका? ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की उपस्थिति में क्या होता है? दो पाइरुविक अणु में टूटता है। किसमें टूटता है? पाइरुविक अणु में टूटता है। और इसका सूत्र होता है CH3COOH। ये क्या है? पाइरुविक का अणु है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है? ये इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके दोस्तों, किसमें टूटेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में टूटता है। किसमें टूटता है? जल में टूटता है, तथा 38 एटीपी की ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। ओके दोस्तों, कि वायवीय श्वसन किसमें होता है? वायवीय श्वसन प्राणियों व पादपों में होता है। किसमें होता है? प्राणियों व पादपों में होता है। क्या? वायवीय श्वसन। तथा वायवीय श्वसन में क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज का एक अणु, किसका? ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव्य में, किसमें? कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की उपस्थिति में क्या करता है? पाइरुविक के दो अणु बनाता है। क्या बनाता है? पाइरुविक यानी पाइरुवेट की क्या बनाते हैं? दो अणु बनाते हैं। दो अणु बना देता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। किसका हो गया? ये पाइरुविक अणु का सूत्र हो गया। फिर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं कोशिका का। क्या बोलते हैं? पावर हाउस, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं।
शक्ति ग्रह बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज के अणु के बाद क्या होता है, लास्ट में ऑक्सीजन के बाद क्या बनती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनती है, तथा अधिक मात्रा में क्या बनती है, 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। कब, किसमें, वायवीय श्वसन में। तो देखिए दोस्तों, वायवीय श्वसन किन में होता है, प्राणियों व पादपों में होता है, तथा एक ग्लूकोज के अणु का अणु क्या करता है, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की उपस्थिति के कारण दो पायरुविक के अणु बनाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है, 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। इसी क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अवायवीय श्वसन ये क्या होता है, सीधी सीधी बात है, वायवीय जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है यानी कि O2 की उपस्थिति में, और ये किसकी अनुपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ओके दोस्तों, और यह किसमें होता है, यह ईस्ट व पेशियों में होता है। किसमें होता है, ईस्ट व पेशियों में। जैसे मनुष्य जब अधिक व्यायाम करता है या दौड़कर आता है तो क्या हो जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसमें, रक्त में O2 की कमी होती है, O2 की कमी हो जाती है। किसमें, रक्त में। जब ऑक्सीजन में यानी कि रक्त में O2 की कमी हो जाती है तो क्या करेगा, मनुष्य मुंह के द्वारा सांस लेता है। क्या करता है, मुंह के द्वारा सांस लेता है। इसी प्रकार वही बात है कि ईस्ट व पेशियों में कौन सी होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ओके दोस्तों, इसमें भी ग्लूकोज का एक अणु दो पायरुविक अणु में टूटता है। किसमें टूटता है, दो पायरुविक अणु में टूटता है, परंतु क्या होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें होता है, यह होता है ईस्ट में। किसमें होता है, ईस्ट में। यहां किसमें हो रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट व पेशियों में होता है, तथा क्या बनाता है, एथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, C2H5OH एथेनॉल बनाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है, 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है। इसको मैं अब आपको डायग्राम यानी कि रिएक्शन के आधार पर बना के दिखाता हूं। ये तो मैंने आपको समझाया है। देखिए जैसे दोस्तों, वायवीय श्वसन यह किन में होता है, यह प्राणियों में व पादपों में होता है। और क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का एक अणु, किसका, ग्लूकोज का एक अणु, कितना, एक अणु कोशिका द्रव्य में। किसमें, कोशिका द्रव्य में। ओके दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस की उपस्थिति में क्या बनाता है, पायरुविक के 2 अणु बनाता है। क्या बनाता है, 2 अणु बनाता है। फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। क्या बनाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 6 H2O बनाएगा और 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है, एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है, यानी कि अधिक मात्रा में। किसमें, अधिक मात्रा में क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। ओके दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा वायवीय श्वसन हो गया। कौन सा श्वसन हो गया, वायवीय श्वसन। अब देखिए दोस्तों, अवायवीय श्वसन नंबर 2।
अवायवीय शोषण। यह किन में होता है? यह ईस्ट व पेशियों में होता है। किसमें होता है? ईस्ट व पेशियों में। ओके दोस्तों, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ओके दोस्तों, इसमें भी क्या होता है? ग्लूकोज का एक अणु, ग्लूकोज एक अणु किसमें टूटेगा? यही वही हो गया कोशिका द्रव्य, और क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस। दो अणु किसके? पाइरुविक अम्ल के। इसका सूत्र होगा CH3COCOOH। किसका है ये? पाइरुविक। पाइरुविक। फिर देखिए दोस्तों क्या होगा इसी के बाद, यानी कि जहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्या आएगी? अनुपस्थिति ऑक्सीजन की किस में होता है? ईस्ट व पेशियों में होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा? इसमें बनेगा एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल बनता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका उत्पादन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तथा कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि इसमें केवल 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। मुझे लगता है कि आपको कुछ थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया ही होगा कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं। यह प्राणियों में होता है। किसमें होता है? प्राणियों व पादपों में होता है। किसमें होता है? प्राणियों व पादपों में। और यह ईस्ट व पेशियों में होता है। ओके दोस्तों, कि वायवीय श्वसन किसमें होता है? पादपों और प्राणियों में होता है। इसमें एक ग्लूकोज का अणु, क्या? एक ग्लूकोज का अणु कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की उपस्थिति में क्या करता है? 2 पाइरुविक अणु बनाता है। 2 पाइरुविक अणु बनाता है। फिर यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अधिक मात्रा में एटीपी ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है? ऊर्जा मुक्त करता है। उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए अवायवीय श्वसन, यह ईस्ट वाकिस में होता है, पेशियों में होता है। जब कोई व्यक्ति अधिक व्यायाम करता है या दौड़ करके आता है तो उसके रुधिर में क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी हो जाती है कमी? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह मुंह के द्वारा सांस लेता है। क्या लेता है? मुंह के द्वारा सांस लेता है और ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ओके दोस्तों, होता है इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव्य ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 2 पाइरुविक अणु में बदलता है, जिसका सूत्र होता है CH3COCOOH पाइरुविक अम्ल। फिर क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट या पेशियों में क्रिया करके क्या बनाता है? एथेनॉल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। उसे क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारी अगली हेडिंग आती है पौधों में श्वसन। किसमें? पौधों में श्वसन। उम्मीद करता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट लेना पसंद करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पौधों में श्वसन। देखिए दोस्तों, इस कोई पौधा है हमारा, पौधों में श्वसन।
देखिए दोस्तों, पौधों में श्वसन के लिए एक प्रमुख स्थान होते हैं, उसे बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। देखिए दोस्तों, पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। और ये क्या करते हैं? इनको क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। देखिए दोस्तों, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं? पत्तियां। इन पे असंख्य क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म छिद्र के आकार के होते हैं। इससे क्या होता है? इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी के कारण क्या लेते हैं? ये गैस लेते हैं और इसी के कारण क्या करते हैं? गैस बाहर निकालते हैं। जैसे O2 का लेना और O2 का बाहर निकालना। ठीक है दोस्तों, गैसों का आदान प्रदान कोशिकाओं में क्या होता, किसके कारण होता है? विसरण गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? विसरण गति के कारण होता है। इनमें क्या पाए जाते हैं? अंतरकोशीय अवकाश पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसमें? अंदर रंध्रों में। ओके अंतःकोशीय अवकाश पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, जिसके कारण क्या करते हैं? ये रंध्र O2 व CO2 को बाहर निकालते हैं। ओके दोस्तों, और देखिए कोशिकाएं, जो कोशिका में होता है क्या? विसरण गति होती है। किसमें? कोशिकाओं के द्वारा, यानी विसरण गति के द्वारा कोशिकाएं क्या करती हैं? गैसों का अपने आपस में आदान प्रदान करती हैं। इसी प्रकार एक सेल से, किससे? एक सेल से दूसरी सेल्स, किसमें? दूसरी सेल्स में भी ऑक्सीजन या गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण गति के द्वारा होता है। विसरण गति के द्वारा होता है। किसमें? दूसरी कोशिका में। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भी विसरण गति के द्वारा ही क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। और देखिए दोस्तों, पेड़ के जो काष्ठीय तना होता है या काष्ठीय क्षेत्र में क्या नहीं पाए जाते हैं? रंध्र नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? रंध्र नहीं पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर बात रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बात रंध्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा यह क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन और गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम पौधों में श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब रंध्र हमारे होते हैं, रंध्र। ओके दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा पौधों में श्वसन हो गया। क्या हो गया? ये पूरा पौधों में श्वसन। देखिए दोस्तों, कि हमारे पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधों की सूक्ष्म पत्तियों पर, यानी पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिस पर रंध्र उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? रंध्र उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और गैसों का आदान प्रदान कोशिकाओं में किस प्रकार होता है? विसरण गति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के कारण होता है। तब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गैसों का आदान प्रदान विसरण भी गति के द्वारा ही होता है। पौधे की काष्ठीय क्षेत्रों पर, यानी कि जहां पर तना होता है, जहां लकड़ी होती है, वहां पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं। वहां पर बात रंध्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा यह गैसों का आदान प्रदान करता है। इसी प्रकार जड़ में, मूल रोमों में क्या पाया जाता है? मूल रोम ही क्या करते हैं? विसरण गति के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये क्या हो गया? हमारा पौधों में श्वसन। अब इसके बाद आता है जंतुओं में श्वसन। किसमें? जंतुओं में श्वसन। देखिए दोस्तों, जंतुओं में श्वसन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे हम आसानी से समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आपको लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, जंतुओं में श्वसन विभिन्न प्रकार के जंतुओं में श्वसन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। यानी कि मनुष्य अलग करते हैं, जानवर अलग करते हैं, पेड़ पौधे अलग करते हैं, जलीय जीव अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इनमें विभिन्न विभिन्न अंग होते हैं, जैसे कि जंतु और अंग। ठीक है दोस्तों, मानव, मानव किसके द्वारा श्वसन करते हैं? फेफड़ों के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। और मछली किसके द्वारा? क्लोमों के द्वारा।
क्लोमो, ठीक है, जिनको गिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिल्स। और मेढक, देखिए दोस्तों, मेढक 3 प्रकार से क्या करता है? श्वसन करता है। मेढक 3 प्रकार से श्वसन करता है। जब यह वायुमंडल में उपस्थित होता है, किसमें? वायुमंडल यानी कि जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर उपस्थित होता है, तब यह मुख के द्वारा करता है। किसके द्वारा? मुख या नासिका के द्वारा करता है। और जब यह जमीन में होता है, किसके अंदर होता है? जमीन के अंदर होता है, तब यह त्वचा के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? त्वचा के द्वारा करता है। तथा जब यह जल में उपस्थित होता है, जल में, तुमने ध्यान दिया होगा कि जब हम नदियों में जाते हैं तो हमको छोटे छोटे से जो मछली के से बच्चे दिखते हैं, वो क्या असल में क्या होते हैं? वो टेडपोल होते हैं। क्या होते हैं? टेडपोल। टेडपोल, ये क्या है? टेडपोल, ये मेढक की प्रारंभिक क्या है? अवस्था है। क्या है? लार्वा अवस्था में, यानी कि जब ये लार्वा से अलग अलग करके जो इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं कि नहीं होते? बहुत सारे ये टेडपोल होते हैं। और ये श्वसन किसके द्वारा करते हैं? मुख के द्वारा, त्वचा के द्वारा और गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। ओके दोस्तों, आ गया समझ में कि मछली किसके द्वारा करती है? गिल्स के द्वारा। मेढक 3 प्रकार से करता है। ओके दोस्तों, और इसके बाद देखिए कीटों में, कीटों में श्वसन किसके द्वारा करते हैं? ये करते हैं श्वास नली के द्वारा। किसके? श्वास नली के द्वारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जंतुओं में हो गया, यानी मानव में हो गया, मछली में हो गया, मेढक में हो गया और कीटों में हो गया। अब देखते हैं एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं हम। मानव में श्वसन, किसमें पढ़ते हैं हम? मानव में श्वसन। देखिए दोस्तों, मानव में श्वसन, मानव में श्वसन विभिन्न प्रकार से नहीं होता है। देखिए दोस्तों, मानव में श्वसन के लिए विभिन्न अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंग। जैसे इसका लगातार, जैसे सबसे पहले क्या होती है? वायु होती है, जो हमारी कहाँ जाती है? सबसे पहले नासा में जाती है। किस में जाती है? नासा में, यानी कि नाक के पास। फिर जाती है नासा कपाट के पास। किसमें? नासा कपाट के पास। के बाद जाती है ये ग्रसनिका में, ग्रसिका में। किसमें? ग्रसिका में। उसके बाद जाती है ये ग्रास नली में। किस में जाती है? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद जाती है ये फेफड़ों में। किस में? फेफड़ों में। ओके दोस्तों, फेफड़े होते हैं ये क्या? लास्ट वाले यहां तक फेफड़े। इसके भी आगे होती हैं, जैसे कि श्वसनिकाएं होती हैं, श्वसनिकाएं। ओके दोस्तों, श्वसनिकाएं हो गई। और कूपिकाएं होती हैं, कूपिकाएं। अब देखिए दोस्तों, वायु यानी कि मानव में श्वसन के लिए चित्र बना लेता हूं मैं हल्का सा आपके लिए समझने के लिए। देखिए दोस्तों,
मानव में श्वसन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि वायु नासा के द्वारा यानी कि नाक के द्वारा किसमें प्रवेश करती है, श्वास नली में प्रवेश करती है। एक तरह से किसमें, श्वास लेते हैं हम, जब श्वास लेते हैं तो नाक में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होते हैं, रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नाक में रोम पाए जाते हैं। और जो हमारे यहाँ पर कपाट दिख रहा है, जैसे नाक में ठुड्डी सी हड्डी दिखती है, नाक की करती, इसे बोलते हैं नासा कपाट। इसमें से स्रावित होता है श्लेष्मा। क्या स्रावित होता है, श्लेष्मा, यानी कि जो क्या करता है, तरल पदार्थ होता है। क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, जो वायु में उपस्थित धूल के कणों और इनको क्या कर लेती है, सोख लेती है यानी चिपका लेती है अपने अंदर, और शुद्ध वायु को किसमें प्रवेश करा देती है, ग्रसिका में करा देती है, जिसमें जिसको हम बोलते हैं हलक, यानी कि कंठ के ऊपर और मुंह के अंदर जो वो हल्का सा लटका लेता है ना, हल्का सा लटका लेता है, उसी को ही बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं, ग्रसिका। ग्रसिका मुख के द्वारा और नाक के द्वारा श्वास अंदर ले सकती है। जैसे हमने सांस ली तो मुख के द्वारा सांस ले सकते हैं और नाक के द्वारा सांस ले सकते हैं। किसमें जाएगी, इसी ग्रसिका में जाएगी। ग्रसिका के बाद क्या होता है, ग्रसिका के बाद सांस जाती है ग्रसिका नली में। किसमें, ग्रास नली में। किसमें जाती है, हमारी ग्रास नली में जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आ जाती है, इसमें आ गई हमारी क्या, ग्रास नली। और देखिए दोस्तों, जो ये हमारे दिख रहे हैं इसको बोलते हैं उपास्थिक, उपास्थिल, उपास्थि छल्ले। ठीक है दोस्तों, ये छल्ले होते हैं कार्डियल की तरह। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या हो गई, हमारे छल्ले होते हैं। क्या करता है ये नली को, किसको, श्वास नली को, जब हम भोजन नहीं करते हैं, जब हम भोजन नहीं करते हैं तो आपस में चिपकने नहीं देते हैं, यानी कि इन दोनों साइडों को चिपकने नहीं देते हैं। कौन सी, ये उपास्थि या छल्ले। ओके दोस्तों, इसको बोलते हैं छल्ले, उपास्थि छल्ले। क्या नहीं करते, इनका कार्य होता है कि श्वास नली को चिपकने नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं, चिपकने नहीं देते हैं। अब यह श्वास नली जो दिख रही है हमको, श्वास नली, क्या, श्वास नली, इधर की तरफ तो फेफड़े आते हैं। क्या आते हैं, फेफड़े। ये देखो फेफड़े दो भागों में फट जाते हैं। क्या कहते हैं, दो भागों में बट जाते हैं। इनको बोलते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं है, श्वसनिकाएं, श्वसनिया, श्वसनिया। क्या बोलते हैं, श्वसनिया। ये दो होती हैं। कितनी होती हैं, दो। एक वाली ये हो गई, एक ये हो गई श्वसनिया। श्वास नली दो भागों में बट जाती है। क्या हो जाती है, दो भागों में बट जाती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि श्वास नली के लिए क्या होता है, इस श्वास मुख के द्वारा यानी किसके द्वारा, नासा के द्वारा ग्रहण की जाती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, जिसमें धूल के कण में क्या होती है, वायु में जो धूल के कण होते हैं वो चिपक जाते हैं। उससे आगे नासा कपाट होता है। क्या होता है, नासा कपाट होता है, हमारे नाक की हड्डी, इसे बोलते हैं नासा कपाट। इसमें म्यूकस होता है यानी कि श्लेष्मा। क्या होता है, श्लेष्मा होता है, जिसे आप गनुना बोलते हैं, जो गंदगी भर जाती है और सूखने के बाद क्या बोलते हैं, गनुना बोलते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद ग्रसिका, कहाँ पे वायु कहाँ जाती है, ग्रसिका में जाती है। इसमें क्या होता है, ये मुख के द्वारा भी सांस लेती है और नाक के द्वारा भी इसमें वायु प्रवेश करती है। इसके बाद वायु जाती है किसमें, ग्रास नली में। किसमें जाती है, ग्रास नली में जाती है। ओके दोस्तों, जिस पर क्या होते हैं, उपास्थीय छल्ले उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, उपास्थीय छल्ले उपस्थित होते हैं। तथा यहीं पर क्या होता है, लेरिस होते हैं यानी कि कंठ होता है। क्या होता है, कंठ, जो हमारी आवाज को क्या करता है, बाहरी और यानी कि आवाज के लिए उत्तरदायी होता है। क्या, कंठ। अगर किसी का कंठ को बीच देते हैं तो आवाज दब जाती है। क्या होती है, आवाज दब जाती है कंठ में। जब हम भोजन करते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, इधर कपाटियल छल्ले होते, कपाटियल क्या होता है, कपाट पाया जाता है जो उसको ढक लेता है, किसको, श्वास नली को, तथा आमाशय में भोजन चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आमाशय में भोजन कब जाएगा, कपाट, ये छल्ला यानी कि ये कपाट होता है, कब होता है, कब कार्य करता है भाई कपाट, जैसे कि आपको पता चलेगा कि भोजन आ रहा है कि श्वास आ रहा है, तो ये सब कार्य करने का कौन करता है, ये हमारा माइंड करता है। यानी माइंड इसको सूचना देता है कि भोजन आ रहा है कि श्वसन आ रहा है। क्या आ रहा है, कि भोजन आ रहा है कि श्वसन आ रहा है। किसका, माइंड का। हम बोलते हैं कि हमको हिचकी क्यों आती है,
अब साहब हमको इसकी इसलिए आती है कि क्योंकि हम जब भोजन कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड किसी और चीज के बारे में सोचने लग जाता है। क्या लग जाता है? किसी और चीज के बारे में सोचने लग गया तो क्या होगा, जो हमारा कपाट होता है यहाँ पर उसको सूचना नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? सूचना नहीं मिलेगी कि भोजन आ रहा है कि वायु आ रही है। क्या आ रही है? वायु आ रही है कि भोजन आ रहा है। जब इसको सूचना नहीं मिलेगी तो क्या करेगा ये, इसकी जगह इधर भी तो हो सकता है ना, तो इधर हो जाए तो भोजन फंस जाता है। क्या हो जाता है? यानी फेफड़ों की तरफ भोजन चला जाता है तो एकदम वो हिचकी सी आती है। क्या आती है? हिचकी आती है। ओके दोस्तों, जब भोजन इधर की तरफ आते हैं तो फेफड़ा क्या करता है, जब इस भोजन को बोलता है कि ये तो रॉन्ग साइड आ गया, किस तरफ आ गया? कि रॉन्ग साइड आ गया, तो ये क्या करता है, ये दबाव लगाता है ऊपर के लिए, ऊपर जा। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए हमको हिचकियां आती हैं। क्या आती है? हिचकियां आती से बोलते हैं खाना अटक गया। ठीक है दोस्तों, कभी कभी जब ये अधिक प्रेशर लगा देता है क्या, फुफ्फुस यानी कि हमारे फेफड़े, तो क्या होगा, हमारे नाक मोहड़ों की तरफ से यह बाहर निकल आता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोलते हैं कि जब हम रोटी खा रहे होते हैं या हिचकी आ रही होती है तो ध्यान रखना कि हमको किसी और याद नहीं करता, हमको कोई और याद नहीं करता, हम उसी को ही याद करते हैं। यानी कि हमारा माइंड संतुलित में नहीं होता है, हमारा माइंड किसी और के बारे में सोच रहा होता है। ओके दोस्तों, आगे ना समझ में कि हमको हिचकी क्यों आती है। हमको हिचकी इसलिए आती है जब हम भोजन कर रहे होते हैं, हम भोजन कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड किसी और चीज के बारे में सोचने लगता है। तो हमारा कपाट यानी कि जो कपाट होता है, यहाँ पर जो ढक्कन होता है, वो क्या करता है, भोजन को पता नहीं पड़ता है उसे कि भोजन आ रहा है कि श्वास आ रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, ये श्वसनिकाएं होती है हमारी, श्वसनिकाएं, 2 श्वसनिकाएं होती हैं। इसके बाद ये श्वसनिकाएं अनेक श्वसनिकाओं में बदल जाती है। किसमें? अनेक श्वसनिकाओं में, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली होती कि नहीं होती है, ये श्वसनिकाएं हैं। क्या है? श्वसनिकाएं हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे जाके ये कूपिकाओं में बदलती है। किसमें बदलती है? कूपिकाओं में बदल जाती है। बहुत सारी कूपिकाएं होती हैं। क्या होती है? बहुत सारी कूपिकाएं होती है, छोटे छोटे छिद्रों के आकार में, छोटे छोटे गोलों के आकार में। क्या होती है? वे कूपिकाएं होती है जिनमें वायु भर जाती है। क्या भरती है? वायु भर जाती है। अब तुमने पता चलेगा कि वायु कब अंदर आएगी और कब बाहर जाएगी। तो ये डायाफ्राम होता है हमारा। क्या होता है? डायाफ्राम होता है। जब यह सिकुड़ता है, क्या होता है? जब यह सिकुड़ता है यानी कि शिथिल होता है, शिथिल होता है तो वायु में की कूपिकाओं में क्या हो जाता है, वायु दबाव कम हो जाता है। वायु दबाव कम हो जाता नहीं, सॉरी, वायु दबाव कम हो जाता, वायु की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? वायु की कमी हो जाती है। इसलिए यह वायुमंडल से क्या करती है, वायु को ग्रहण कर लेती है। तथा जब यह चौड़ जाता है यानी कि डायाफ्राम जब फूल जाता है, क्या होता है, जब फूल जाता है यानी कि चौड़ जाता है, चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। तो क्या होगा, इन पर कूपिकाओं पर वायु दाब अधिक हो जाता है। वायु दाब अधिक हो जाता है किन पर? कूपिकाओं में। कब? जब डायाफ्राम चपटा होता है तो इन पर वायु दाब अधिक हो जाता है, तथा जब डायाफ्राम शिथिल हो जाता है, क्या हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो इनमें वायु दाब कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाती है कम होने पर, और दाब अधिक होने पर क्या करता है, यह बाहर निकाल देता है। ठीक है दोस्तों, इन कूपिकाओं में बहुत सी रक्त वाहिनियां होती हैं। क्या होती हैं? रक्त वाहिनियां होती हैं। बहुत सारी रक्त वाहिनियां होती हैं। अब ध्यान रखना, ये कूपिकाएं ही होती हैं जो क्या होती हैं, रक्त में गैसों का आदान प्रदान करती हैं। किसका? गैसों का। कि कूपिकाओं के द्वारा ही, किसके द्वारा? कूपिकाओं के द्वारा ही रक्त में गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी ऑक्सीजन का लेना और ऑक्सीजन का देना किसमें होता है? कूपिकाओं में होता है। यहाँ कूपिकाओं से रक्त O2 को लेकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। कहां पहुंचा देता है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। और क्या करता है? शरीर के विभिन्न ऊतकों से, शरीर के विभिन्न ऊतकों से क्या करता है? CO2 को वापस लेकर
किसमें दे देता है, कोशिकाओं को दे देता है। और जब डायाग्राम चपटा होगा तो क्या होगा, ये बाहर चला जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा मानव में श्वसन हो गया। क्या हो गया, हमारे मानव में श्वसन हो गया। ओके दोस्तों, एक बार और समझाता हूं कि नासा के द्वारा वायु ग्रहण की जाती है। क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। तथा वायु में उपस्थित अशुद्धियों को नासा में उपस्थित रोम तथा नासा कपाट में उपस्थित श्लेष्मा अलग कर लेते हैं, छान लेते हैं। इसके बाद वायु पहुंचती है ग्रसिका में। किसमें, ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद ग्रास नली में पहुंचती है। किसमें पहुंचती है, ग्रास नली में। यानी कि जहां ग्रास नली के बाद आती है ये श्वास नली में। श्वास नली, यहाँ पर कंठ होता है। कंठ क्या करता है, आवाज का कार्य करता है। यहाँ कपाट होता है जिसका पता होता है कि भोजन आ रहा है कि वायु आ रही है। इसका संकेत कौन देता है, माइंड देता है। कौन देता है, माइंड देता है कि आपका कपाट बंद होना है कि चालू होना है। ठीक है दोस्तों, श्वसनिका यानी श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है। श्वसनिकाओं में श्वसनियाएं एक और दो में बढ़ गई। यहां से आ गई, अनेक श्वसनिकाओं में बट जाती है। किसमें बढ़ जाती है, अनेक श्वसनिकाओं में बट जाती है। और लास्ट में इनका फूला हुआ थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है, थैली नुमा संरचना होती है। क्या होती है, थैली नुमा संरचना होती है, जहां पर रक्त वाहिनियां होती हैं। क्या होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं तथा शुद्ध ऑक्सीजन को क्या करती हैं, ये रक्त में समर्पित कर देती है। और रक्त संपूर्ण शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। और ऑक्सीजन के वहन के लिए हीमोग्लोबिन आवश्यकता होता है। कौन सा, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन के एक अणु को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर की काया अधिक होने पर ऑक्सीजन को वहन करने के लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है ऊर्जा की। तो ये ऊर्जा कौन देती है, हीमोग्लोबिन वर्णक देता है। किसमें, हमारे शरीरों में। ठीक है दोस्तों, ये आपका मानव में श्वसन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों, प्लीज प्लीज।